हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेज चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेज चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम रोज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और मैंने जैसा कि कहा था कि यदि आप अपने कमेंट में कुछ लिखें तो हम क्या उस टॉपिक पर भी बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे कमेंट में एक बच्चे ने भेजा कि हमें विकास के प्रतिमान के बारे में बताइए, विकास के मापदंडों के बारे में बताइए, क्या है और कैसे परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी एक टॉपिक पर बात करते हैं जो कि वर्तमान युग का सबसे बड़ा ज्वलंत टॉपिक है, विषय है। दोस्तों, बात आती है, हमने पहले बात की है जो विकास के कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए संचार या संचार इसके लिए, तो उसके बारे में बात की। तो उसके आगे हम बात करते हैं कि विकास के प्रतिमान क्या है। इसे जानने के लिए हम सबसे पहले मानव जाति के क्रमागत विकास पर नजर डालें। तो व्यक्ति पहले जंगली था, उसके बाद धीरे 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 अग्रसर हुआ प्रगति की ओर। पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, क्रांति आई, और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो विकास को गति मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास का जो क्रमागत विकास है, विकास का जो क्रमागत विकास है वह मानव जाति के जन्म और उद्भव और विकास के साथ साथ रहा है, और यह उतना ही पुराना है जितना कि मानवीय सभ्यता और मानव का विकास। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि प्रतिमान क्या चीज है, विकास के प्रतिमान क्या। दोस्तों, विकास के प्रतिमान की बात तब आई जब कई देश औपनिवेशिक राष्ट्र के चंगुल से मुक्त होकर आजाद हुए, तो उन्होंने अपने यहां विकास के लिए अलग ढंग से सोचना शुरू किया। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास को गति देने का काम किया जाने लगा। विकास की दिशा में अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बात की जाने लगी। दोस्तों, जब इन राष्ट्रों में विकास अपनी गति पकड़ने लगा तो उनके मापदंडों को सुनिश्चित करने की बात आई। क्या आई कि प्रतिमान किनको बनाए जो कि सुनिश्चित कर सके कि विकास कैसे हुआ है, कितना हुआ और कितना किया जाना बाकी है। जैसे कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया? अनाज की आत्मनिर्भरता पर, जिसमें हरित क्रांति आई। दूसरे में दुग्ध क्रांति आई। तीसरे में नील क्रांति आई, आगे औद्योगिक क्रांति आई। तो दोस्तों, ये विकास के प्रतिमान थे कि इन क्षेत्रों में हमने किस स्थिति तक, किस हद तक और किस गति से विकास किया है। दोस्तों, ये प्रतिमान है जो कि दर्शाते हैं कि हमारे विकास की गति जो है वो किस क्षेत्र में कितनी है, और मुख्य क्षेत्र कौन से हैं जिनको कि हम विकास के प्रतिमान के रूप में स्थित कर सकते हैं। कुछ तो हमें मापदंड मानने ही पड़ेंगे जो कि ये पता बता सके कि विकास कितना हुआ और विकास के मापदंड क्या है, विकास को मापने का पैमाना क्या है। जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर एक पैमाना किस चीज का? बुखार को मापने का, फीवर की अधिकता और न्यूनता को मापने का। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सी चीजें हैं। जनसंख्या बढ़ी तो हम क्या कहते हैं? राष्ट्र का विकास कम हो रहा है, जबकि विकास के मापदंड कुछ और कहते हैं। उन मापदंडों को हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में, जिसे कहते हैं विकास के प्रतिमान, पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, आधुनिकीकरण की तरह ही विकास की अवधारणा भी पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिम द्वारा प्राप्त प्रगति की तर्ज पर औपनिवेशिक देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के स्तर का विश्लेषण करने के लिए किया गया।
जो मापदंड रूपी शब्द था, प्रतिमान रूपी शब्द था, उसका प्रयोग इसलिए किया गया कि कितना जो पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो कितना हम उस क्षेत्र में करते गए हैं और कितना हमें विकास और करना, ताकि हम उनकी फेहरिस्त में, उनकी लिस्ट में शामिल हो सके। इसलिए विकास एक सापेक्ष अवधारणा के रूप में उभरा, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका कम विकसित देशों की तुलना पश्चिम के विकासशील और विकसित देशों से की जाती है। दोस्तों, ये जो प्रतिमान है ना, मापदंड है, वो तुलना के रूप में काम आता है। जैसे भारत में यदि इसी तरह से प्रगति होती रही, इसी दर से, क्या इसी दर से, तो आने वाले दिनों में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। यह है विकास का प्रतिमान। प्रतिमान क्या है, मापदंड क्या है, पैराडाइम क्या है, ये कि किस गति से किस क्षेत्र में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यह है पैराडाइम। उसके बाद विकास के प्रतिमान हर युग में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, समान नहीं रहता है, और बदलाव के कारण जो है वो उस समय रहे हुए कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी हैं। उसके बाद जिससे महत्वपूर्ण प्रतिमान इस प्रकार दोस्तों, किसी भी देश में विकास को मापने के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, विचार अलग अलग है तो मानदंड भी अलग अलग है। किसी का भी विकास, हम कहते हैं कि व्यक्ति विकास कर रहा है, तो कोई अलग अलग नजरिए से देखते हैं सब। एक तो शिक्षा के क्षेत्र से देखता है, तो दूसरा सामाजिक के क्षेत्र से, तीसरा व्यावहारिक दृष्टि से देखता है, चौथा क्या कहता है, चहुमुखी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको वो महत्वपूर्ण मानता है। तो यही तो है प्रतिमान। किस स्थिति में आकर हम उसे संपूर्ण व्यक्ति मानेंगे, एक सशक्त, एक स्वस्थ और एक बहुत प्रभावी व्यक्ति की परिभाषा क्या है, वही उसी तरह है प्रतिमान स्थापित किए गए, जो कि कह सके कि विकास के सही मायने क्या है। दोस्तों, इसमें जो हम प्रतिमान की बात करेंगे वो सटीक और सार्वभौमिक है, जो हर देश में, राष्ट्र में, हर स्थिति में, हर काल में लागू हुए, चाहे वो काल सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, हर युग में वो लागू हुए हैं। तो हम देख लेते हैं हमारी माइथोलॉजी के आधार पर भी, और हमारे जो अर्थशास्त्री हुए हैं कई, जो पाश्चात्य देश के भी और हमारे भी है, उनके विचारानुसार हम देख लेते हैं कि प्रतिमान कौन से हैं जो हमें बताते हैं कि विकास की गति क्या है और किस गति से विकास हो रहा है। दोस्तों, पहला तो है आर्थिक विकास, जो कि सब विकासों की धुरी है। दोस्तों, मैंने बताया भी था कि प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बताया कि यदि समग्र व्यक्तियों का आर्थिक विकास होता है तो वह सही अर्थ में विकास है। तो उनके अनुसार प्रतिमान क्या है, आर्थिक विकास ही विकास की पहली सीढ़ी है। जैसे व्यक्ति विकास की बात कब करेगा, जब उसका पेट भरा हुआ होगा, तो वो दूसरी चीज की ओर सोचेगा, या विकास की जो मूल धारा उससे जुड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए कहा गया हमारे भारत में, भूखे भजन होए गोपाला, ले तू अपनी कंठी मारा। दोस्तों, क्या है ये विकास का प्रतिमान ही तो है, जो हमारे पुरातन काल से चला आ रहा है। भजन करना जो आम बात है, उसे करने के लिए भी भोजन की जरूरत होती है। भोजन नहीं तो ऐसा माना था कि विकास नहीं किया इसने, ये कमाई नहीं कर रहा है, इसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। हुआ कि नहीं हुआ विकास का प्रतिमान? ये विकास के प्रतिमान हमारे पुराण है, ग्रंथ है, उनमें से लिए गए हैं जो आज प्रचलित है। अन्य शब्द हो गए हैं, लेकिन बात वही है। उसके बाद बात आती है, शुरुआती अर्थशास्त्रियों ने विकास की अवधारणा को आर्थिक विकास के रूप में देखा, उसी रूप में उसे तर्कसंगत ठहराते हुए परिभाषित भी कर दिया। दोस्तों, शुरू में क्या था, जब देश आजाद हुए, औपनिवेशिक दासता से भारतीय
जब आजाद हुआ तो उनके दिमाग में एक ही था, हम आत्मनिर्भर बने और आर्थिक विकास करें। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता दोनों में बहुत बढ़िया बेजोड़ संबंध है। यदि हम किसी चीज में आत्मनिर्भर हो गए तो हमें उस चीज के लिए अर्थ नहीं देना पड़ेगा। तो जो बच गया या जो बचत हुई वो आर्थिक विकास ही तो है, क्योंकि उस बचत का हम विनियोग कहीं और कर सकते हैं। तो क्या हुआ, वो आर्थिक विकास की गति देगा। तो उनका मानना क्या था कि यदि कोई राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है तो वह आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता किसी भी विकास की पहली सीढ़ी है। भारत में भी यही हुआ। भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो जनसंख्या थी उसे भरपेट भोजन देने की जो प्राथमिकता क्या थी। देखिए, देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्राथमिकताएं भी बदलती और विकास के प्रतिमान भी। जब देश विकास हुआ, देश का विकास होने की राह पे था, राष्ट्र जब आजाद हुआ तो विकास की बात की जा रही, तो पहला सवाल यही था कि इनका पेट कैसे भरा जाए, क्योंकि गेहूं आयात करना पड़ता था और हमारा ज्यादातर जो विनियोग था, पैसा था, जो बचत थी, वो सारा उसमें लग जाता था। तो पहली ये सोची गई बात कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो जो ये हरित क्रांति का जो विचार आया वो इसी परिप्रेक्ष्य में आया और पहले ही जो हमारी अर्थव्यवस्था की पहली जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना, हमारे भारत में आर्थिक विकास का जो मेन मुद्दा था, मेन शक्ति थी, पावर थी, पंचवर्षीय योजना की पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें हरित क्रांति, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया ताकि हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकें। इसके बाद बात आती है प्रगति या विकास को प्रति व्यक्ति आय, जीएनपी और कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या के आधार पर मापा जाता है और इसी दृष्टिकोण से भूमि, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी जैसे उत्पादन की भौतिक व शारीरिक इकाइयों में क्रमिक वृद्धि को विकास का प्रतिमान निर्धारण कर दिया गया। दोस्तों, होता क्या है देखिए, हमारे देश में जब विकास होगा तो उसे कैसे मापा जाएगा। यदि हमने ऊपरी दृष्टि से देखना है तो होगा क्या कि भाई वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, उनका जो प्रति व्यक्ति आय कैसे देखेंगे, घर घर जाके तो देख नहीं सकते। तो एक इंडेक्स है, उसके अनुसार भारत के कौन से स्टेट की कितनी आय है, कौन से स्टेट की कम है, इसी आधार पर आर्थिक विकास को प्रतिमान बनाया गया। क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं वो आर्थिक विकास के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे कृषि हो गई, चाहे शिक्षा हो गई, चाहे सामाजिक विकास हो गया, चाहे अन्य मापदंड हो गए, चाहे राजनीतिक विकास हो गया। सारी जो शक्तियां हैं उनके केंद्र में आर्थिक है, अर्थ है, इकोनॉमिक है, उसके बिना वो विकास नहीं कर पाएंगे। तो आर्थिक विकास को और ये और कहा गया कि जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जितना होगा ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा आर्थिक विकास करने वाला राष्ट्र माना जाएगा, या प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी वो अधिक विकसित देश होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी वो क्या करेगा, बचत करेगा, बचत करेगा तो विनियोग होगा और विनियोग का अंततः प्रभाव किस पे पड़ेगा, राष्ट्र के विकास पर, क्योंकि वो विनियोग, वो इन्वेस्टमेंट राष्ट्र की अनेक योजनाओं में विभक्त होकर उन योजनाओं के माध्यम से हमारे तक पहुंचेगा। तो ये दोस्तों है आर्थिक विकास, जिसे कि पहला पैराडाइम या पहला प्रतिमान बनाया गया। आर्थिक विकास के प्रतिमानों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन उन सब में 4 बिंदु सामान्य हैं। प्रतिमान तो बहुत है, लेकिन उन सब में 4 बिंदु सामान्य हैं, जिसे कि अर्थ जगत के प्रमुख माने गए हैं, जो स्पष्ट रूप से आर्थिक विकास को न केवल परिभाषित करते हैं बल्कि प्रतिमान के रूप में स्थापित भी करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, पूंजी संचय और प्रौद्योगिकी में सुधार। ये तो मैंने कहा,
जब हमारी बचत होगी तो हम बचत से विनियोग की तरफ बढ़ेंगे, और वो विनियोग प्रौद्योगिकी में विकास, सुधार आएगा। उससे क्या होगा, अंततः हमारी जो अर्थव्यवस्था वह सशक्त होगी, सबल होगी और विकास की राह पर चलेगी। जो विकास दर है, वृद्धि दर है, आर्थिक विकास की दर वो बढ़ेगी। जनसंख्या परिवर्तन, दोस्तों लोग कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक होती है, लेकिन दोस्तों ये अर्थशास्त्री नहीं मानते। उनका कहना है कि तब तो चाइना का आर्थिक विकास एकदम डाउनफॉल होना चाहिए, जबकि चाइना आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में जाना माना नाम है। भारत, इंडिया दूसरे नंबर पे आज आता है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, लेकिन आर्थिक विकास हो रहा है। तो दोस्तों कई प्रतिमान है जिसमें जनसंख्या परिवर्तन को भी आर्थिक विकास से जोड़कर देखा गया है। उसके बाद बात आती है श्रम का विशिष्ट गतिविधियों में विभाजन। होता क्या है दोस्तों, पहले माना जाता था मौसमी बेरोजगारी को, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, परिस्थिति बदली, तो जो श्रम था, जो लेबर थी, जो वर्किंग कैपिटल थी, उन्होंने क्या किया, पढ़ लिखकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देना चालू किया। उससे क्या हुआ, विकास के नए प्रतिमान, विकास की नई दिशाएं खुलने लगी। पहले कृषि था, फिर शिक्षा के क्षेत्र में हुए, फिर उद्यमिता, खुद रोजगार करने, खुद कंपनियां खोलने लगे और कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई, और अंततः क्या हुआ, हमारा देश है आज एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने को तैयार है। उसके बाद उद्यमिता उद्यमिता होती है औद्योगिक विकास। दोस्तों सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं वो इसकी तरफ ही आपको प्रेरित करते हैं कि आपको खुद के जो उद्योग धंधे चालू करने चाहिए। अभी की जो सरकार है वो इसी चीज में बल दे रही है कि आपको रोजगार मांगने की नहीं, रोजगार देने की पावर हो। ये तब होगा जब आर्थिक विकास होगा, क्योंकि आर्थिक विकास जब व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा, वह जो संचित पैसा है, जो अपनी बचत है, सेविंग है, उसको क्या करेगा, वह इन्वेस्टमेंट में लगाएगा। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट खुद की फैक्ट्री के रूप में हो सकता है, या वह विनियोग देश के विकास के लिए किसी और जगह विनियोग हो सकता है। तो यह दोस्तों है आर्थिक विकास की धुरी। अब जान लेते हैं कि कई जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या क्या रूप में इसे परिभाषित किया और क्या क्या वो प्रतिमान और बताए हैं जो कि हमारे विकास के प्रतिमान के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम कि जो एडम स्मिथ है 18वीं सदी के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास का पहला सिद्धांत दिया। अब यह आपका एमसीक्यू बनता है, यह बनता है कि पहला आर्थिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया। तो यह सिद्धांत दिया किसने, यह सिद्धांत दिया एडम स्मिथ ने 18वीं सदी में दिया। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, 18वीं सदी में एडम स्मिथ ने दिया। उसके बाद बात आती है उनके अनुसार बेहतर मशीनों का विस्तार उत्पादकता व आर्थिक कल्याण के विकास के लिए जिम्मेदार है। उनका ये मानना था यदि हमारे पास प्रौद्योगिकी आएगी तो हम जो मशीनें जो हमारे पास है उद्योगों में लगी हुई, उनका हम अधिकाधिक उपयोग कर पाएंगे। उपयोग करने से क्या होगा, जो उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो हम लोगों को वो प्रोडक्ट दे पाएंगे, और उससे जो पैसा आएगा, जो मनी आएगी, जो अर्थ आएगा, उससे हम और विनियोग करेंगे और वो आर्थिक विकास के लिए सक्षम भूमिका निभाएगा। ये था एडम स्मिथ का विचार। उसके बाद बात आती है उनका मानना था कि यदि आर्थिक विकास की दर वृद्धि दर 5 से 6% है तो वह विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाएगी, जो कि आर्थिक विकास के लिए प्रमुख मापदंड है। रोजाना न्यूज पेपर में पढ़ते हैं कि इस साल जो अमुक देश की आर्थिक विकास की दर इतनी रही, तो वो क्या है, विकास, आर्थिक विकास के आधार पर
गणना होती है कि कितना % बढ़ा, विकास कितना हुआ, वृद्धि दर कितनी हुई विकास की, या अर्थ की कितनी वृद्धि दर हुई, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना जीएनपी हुआ और प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई, यह सभी उससे मेजर हो जाते हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि वृद्धि दर कितनी हुई, उसी को आर्थिक विकास का पैमाना मान लिया जाता है। उसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डब्ल्यू.ए. लुईस ने क्या कहा है, वितरण के बजाय प्रति व्यक्ति उत्पादन का समर्थन किया है। तो ये है भी सही, उनका विचार भी सही है, क्योंकि यदि प्रति व्यक्ति उत्पादन में अपना योगदान देगा तो दो तरह से विकास होगा आर्थिक विकास। कैसे? एक तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे कि लोगों को जो उत्पादन का जो है यूनिट वो खरीदने के लिए मिलेगा और उसका पैसा वहां जाएगा। दूसरा, जब व्यक्ति उत्पादकता से खुद को जोड़ेगा तो उसकी आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय, तो वो क्या करेगा, वो भी सामान खरीदेगा और बचत भी करेगा, और वो बचत अंततः विनियोग में पुनः काम आएगी। तो ये जो चक्र है वह प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि को भी जोड़ देता है कि यदि डब्ल्यू.ए. लुईस के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति यदि उत्पादकता में अपना योगदान देता है तो वह भी आर्थिक विकास है उनके व्यू में। उन्होंने अपने अलग व्यू से इसे समझाने की कोशिश की। अब अगला व्यू भी देख लेते। कार्ल मार्क्स जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि विकास की निर्णायक शक्ति तकनीकी है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी, जिसके अनुसार तकनीक वर्गों के ध्रुवीकरण तथा तीव्र वर्ग संघर्ष को तेज करेगी। होता क्या है, जब टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो जो पूंजीपति है वो क्या कहते हैं कि हम मजदूरों के बजाय मशीनों से काम ले लेंगे। तो इस जद्दोजहद में मजदूर और पूंजीपतियों के बीच में वर्ग संघर्ष को जन्म मिलता है और अंततः क्या होता है, उससे सत्ता छीन ली जाती है। वो जो उग्र होती है, मजदूर जो उग्र होते हैं तो वह सत्ता को हथिया लेते हैं, कब्जा लेते हैं और अर्थव्यवस्था जो है उसके दोनों तरह से असर पड़ते हैं। या तो छीन लेने में कामयाब हो जाते हैं या उन्हें सबक मिल जाता है कि मशीन नहीं मजदूरों को रखा जाए, यही उत्पादकता में वृद्धि करेंगे। क्योंकि यदि उन्होंने स्ट्राइक कर दी, 3 दिन के लिए मशीनें बंद, तो उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक वृद्धि दर होगी। वो तो क्या होगा, या तो सत्ता गई या फिर उन्हें काम मिल जाएगा पुनः। उसके बाद बात आती है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का मानना था कि जनसंख्या में वृद्धि से आर्थिक विकास की दर में कमी आएगी। उनका क्या मानना था, उनके मानने का मैं बेस भी बता देता हूं आपको। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आचार्य ओशो या रजनीश के अनुसार उनका जो दर्शन का सिद्धांत, उनके अनुसार भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने इसलिए अपने हाथ खींच लिए और उसे आजाद कर दिया कि भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है, यदि वो इसी गति से बढ़ती रही तो हम जो उनसे ले रहे हैं वो उन पर खाने खर्चे पे खर्च हो जाएगा, इतनी जनसंख्या बढ़ती रही तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो यहां से निकलने में ही बनाएंगे। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश में आर्थिक विकास की दर को धीमा कर देती है, क्योंकि जो उनकी प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, वो उन्हीं को पूरी करने में लग जाते हैं। और जो संचित होनी थी पूंजी जो बचत होनी थी या जो आय की जो बचत होनी थी वह नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। लेकिन कोई और भी है जो इस बात से सहमत नहीं है। कौन है? लेकिन अंग्रेजी अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार, जॉन मेनार्ड कीन्स ने इन दोनों की, इसकी एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के जो सिद्धांत था उसे हिस्से से खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने क्या कहा
कि जनसंख्या में वृद्धि बराबर मांग में वृद्धि। उन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी मांग उतनी बढ़ेगी, मांग जितनी बढ़ेगी निवेश उतना ही बढ़ेगा और अंततः आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने क्या कहा, जनसंख्या बढ़ने तो दो, उनको खाने के पीने के लिए ओढ़ने के लिए कुछ तो चाहिएगा, रहने के लिए, तो वो मांग करेंगे, मांग करेंगे तो क्या होगा, पैसा पूंजीपति निवास वापस आएगा और उससे क्या पुनः निवेश होगा, आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। उनका भी सोचना गलत नहीं है। देखिए नजर एक है लेकिन नजरिया अलग अलग है, देखने का नजरिया जो ज्ञान को प्रतिपादित भी करता है। चलिए जानते हैं आगे। अब उन्होंने क्या कहा, किस बेस पे कहा उन्होंने, तुम्हें बता दो दोस्तों। उन्होंने कहा कि चीन, फिर तो चीन और भारत में जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो तो फिर इन देशों को आज तक समूल नष्ट कर चुकी होती, जबकि ये दोनों राष्ट्र आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते हुए सामने आ रहे हैं। तो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कहीं भी आर्थिक विकास में बाधक तत्व नहीं है। उनका एक मानना और था कि हम देखें तो अमेरिका और भी ऐसे देश हैं, जो यूएसए है, यूके है, वहां पे तो भारत और चाइना की तुलना में बहुत कम जनसंख्या है, फिर भी आर्थिक विकास, मैं विकास का ओवरऑल नहीं, आर्थिक विकास की बात कर रहा हूं, वहां पे उतनी बचत नहीं है जबकि भारत में बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका उदाहरण कोविड काल है। कोविड के समय जितना ज्यादा प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ा, उतना भारत नहीं डगमगाया, क्योंकि उनकी आर्थिक जो बचत थी ना, वो उस समय का जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है ना भारत और चाइना की। फिर तो कोरोना काल में दोनों सलट चुके होते, दोनों मटियामेट हो चुके होते, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, जबकि जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही थी, तब भी बढ़ रही थी। तो क्या है, जनसंख्या जो बढ़ रही है उसे आर्थिक विकास में बाधक तत्व नहीं माना जा सकता, जबकि यह उत्पादकता में वृद्धि तो करती है, अपना योगदान देती है, साथ ही मांग में वृद्धि के फलस्वरूप निवेश में भी वृद्धि पर जोर देती है या उसमें भी अपना सहयोग देती है। तो ये दोस्तों है आर्थिक विकास का प्रतिमान, जो कि प्रमुख प्रतिमान है किसका, विकास का, जिसे कि आर्थिक विकास माना जाता है। उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने कहा कि भैया एक ने तो कहा कि जनसंख्या जो वृद्धि है, प्रमुख रूप से यदि हम आर्थिक विकास का मेन मापदंड देखें तो वह जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आए तो बाद में आएगी। जनसंख्या वृद्धि क्या कहती है कि भैया जहां देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, एक धड़ा तो ये कह रहा है कि उस देश में आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकतर जो है पैसा पूंजी उसी में लगता है कि खर्च करनी नहीं है। लेकिन दूसरा क्या कहता है कि जरूरत नहीं है इसकी सोचने की, क्योंकि जितनी ज्यादा पब्लिक होगी वह उत्पादकता में उतना ही योगदान देगी, और मांग में वृद्धि होगी तो जो बचत है वो कहाँ काम आएगी, विनियोग में काम आएगी, और अंततः आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। तो ये दोस्तों आर्थिक विकास की बात हुई। अब हम देख लेते हैं कि आर्थिक विकास के बाद कौन सा ऐसा मापदंड है जो कि इस बात की गवाही देती है कि यह विकास का प्रमुख प्रतिमान है। दूसरा, मानव का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। दोस्तों हम जान लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं, इस स्थिति से भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जो इंडेक्स है ना, विश्व के 177 देश हैं, 177 कंट्रीज, उनमें भारत का स्थान जो है 126, भारत कौन से स्थान पर है, 126वें स्थान पर है। तो ये कहा जा सकता है कि मानव विकास के दृष्टिकोण से तो हमारे यहाँ पर विकास का प्रतिमान बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, हम बहुत ही पिछड़े हुए माने जाते हैं, बहुत पीछे हैं हम इस दृष्टि से। तो हम जान लेते हैं क्या है और किस हिसाब से इसे नापा जाता है, क्या इसके प्रतिमान है, क्या इसके सिद्धांत हैं। तो जान लेते हैं। मानव विकास,
दोस्तों पहली बात तो है मानव विकास है क्या चीज है मानव विकास? दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव और विकास। मानव में ह्यूमन, वह प्राणी जो कि इस धरती पर, भूमंडल पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जिसमें जिज्ञासा नाम का वर्ड है शामिल है, जिसके दिमाग में वह मानव है। अब मानव का विकास, व्यक्ति का विकास, समग्र विकास, डेवलपमेंट, वह मानव विकास। तो इसके बारे में क्या कहा है अर्थशास्त्रियों ने, वो जान लेते हैं। इस प्रतिमान की उत्पत्ति एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो, रॉबर्ट माल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे शुरुआती अर्थशास्त्रियों के प्रयासों से हुई। समाज के साथ आय वृद्धि के साथ अत्यधिक व्यस्तता ने विकास के प्रतिमान का एक तरफ से खारिज करना शुरू कर दिया था। व्यस्तता हो गई थी किसमें? आय कमाने में, पैसा कमाने में, आर्थिक विकास में। तो मानव का विकास बहुत पीछे छूट गया। अब आप कहेंगे आर्थिक विकास से मानव का विकास, नहीं दोस्तों, मानव का विकास केवल अर्थ से नहीं होता है, मानव का विकास केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं होता है। उसका विकास होता है तो क्या होता है? मन में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, मन में संतुष्टि कितनी है, ये भाव होते तभी मानव का विकास होता है। यदि कोई अर्थ विकास को मानव का विकास कहता है तो वो एकदम गलत है। लेकिन जो यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 की मानव विकास रिपोर्ट से इस मानक को पुनः जीवन दान दिया। 1990 की जो रिपोर्ट थी संयुक्त राष्ट्रीय संघ की, उन्होंने कहा कि मानव विकास जो है उसे आर्थिक विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तभी वह संतुष्ट हो पाएगा, तभी उसके चेहरे पर हंसी मुस्कान दिखेगी, तभी उसका व्यवहार सही होगा, तभी मानवीय मूल्य सही ढंग से वृद्धि करेंगे, और तभी वह विकास की जो है बात उसके बारे में सोचना प्रारंभ करेगा। मेन दूरी क्या है? आर्थिक विकास है। मानव विकास है, मानव का विकास होगा तभी तो आर्थिक विकास होगा। यदि उसके दिमाग में काम के प्रति लालसा होगी तभी तो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मानव विकास मनुष्य की सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि यदि वो सही है तो कार्य में हाथ बढ़ाएगा, काम जो उत्पादकता है उसे वृद्धि करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये चीज है। अब यूएनडीपी सूचकांक का क्या है कि विकास बराबर संतुष्टि, खुशी, उत्पादकता में वृद्धि। उनका मानना है कि यदि मानव विकास करवाना है तो पहले विकास करना पड़ेगा, आर्थिक विकास, उससे मानव का विकास होगा, उससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी, और उसके बाद उसकी संतुष्टि में वृद्धि होगी। उसकी जो जीवन की जो सोचने की शक्ति है, जीवन दर है, जीवन में जो प्रत्याशा दर है, प्रत्याशा जो जीवन के प्रति आशाएं हैं, वो उसके अंदर घर कर जाएगी और वृद्धि होगी उसकी, और तब वह उत्पादकता में अपना योगदान देगा, और अंततः वही बात आएगी कि आर्थिक विकास ही विकास का एक प्रमुख प्रतिमान है। उसके बाद बात आती है मानव विकास को मापने के संकेत क्या है। हमने कह तो दिया कि मानव विकास प्रमुख बिंदु है, लेकिन हम उसे कैसे कहेंगे कि मापने का दर है? हम कैसे मान सकते हैं कि मापन का यही एक प्रमुख स्रोत है? कैसे मानेंगे? तो उसे मानने का प्रमुख क्या है? क्या हुआ प्रमुख? तो हम उसे मापदंड क्या मानेंगे? पहला मानेंगे जीवन प्रत्याशा। देखिए जब आय बढ़ेगी तो लोगों में जीवन को देखने की, जिंदगी को देखने की, लाइफ को जीने के अलग ढंग नजर आएंगे। और जब वह खुशी महसूस करता है तो उसका मन करता है कि वह उत्पादकता में अपना योगदान दे। लेकिन यदि उसके दिमाग में यही है कि मेरे को, यदि मैंने आज काम नहीं किया, मेरे से आज काम नहीं हुआ, तो शाम का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चों को मैं कैसे स्कूल भेज पाऊंगा? कैसे अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा? कैसे रोटी, कपड़ा और मकान जो प्राथमिक आवश्यकता है उन्हें पूरा कर पाऊंगा? इसे आपने देखा होगा। इसीलिए ये जो जीवन प्रत्याशा ना, इसी ने
जो प्राथमिक आवश्यकताएं थी उनकी जगह जो हमारी जो भोगविलासिता की चीजें थी उन्होंने प्राथमिक आवश्यकता का स्थान ले लिया है, प्राथमिक जरूरतों का स्थान ले लिया है। जैसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं बन चुकी है। जैसे एक समय यदि खाना नहीं होगा घर में तो चलेगा, लेकिन मोबाइल में इंटरनेट होना जरूरी है, यह प्राथमिक आवश्यकता है। ये कब आई? क्योंकि जीवन प्रत्याशा, जीवन को जीने का अलग ढंग, जीवन को देखने का अलग नजरिया, तभी तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई और तभी उसे देखने का नजरिया बदला। उसके बाद बात आती है साक्षरता दर। दोस्तों, जो राष्ट्र जितना अधिक साक्षरता के दृष्टि से अव्वल है वह उतना ही अधिक विकास करेगा। क्यों? मैं बता दूं दोस्तों, विकास का प्रतिमान यह है कि हर व्यक्ति साक्षर हो, संभव नहीं है, मान लिया हमने, लेकिन इसने समाज को दो धड़ों में बांट कर रख दिया, सूचना संपन्न और सूचना विपन्न। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक ऐसा वर्ग है जिसके पास सूचनाएं नहीं है, पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, इतना पैसा कि वह 2-3 गांव खरीद ले, कई पीढ़ियां खाए, लेकिन यदि उसने विनियोग करने की उसके पास सूचना नहीं है कि वो कैसे विनियोग करे, कैसे इसका सदुपयोग करे, तो दोस्तों वह धन, वह संचित धनराशि कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, उसके पास सूचना है कि भैया मैं कैसे विनियोग कर सकता हूं, उसके पास है इसका आइडिया, तो वह उस सूचना से उसका उचित विनियोग कर पहले लिस्ट में उससे भी आगे जा सकता है। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं हमारे देश के, भारत के, दूर नहीं जाने की जरूरत है, हमारे देश की पूंजीपतियों को ले लो, उन्होंने जो मुकाम बनाया है विश्व में, उसका कोई ठहर नहीं सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है उसके अंदर हर साल नहीं, हर दिन भारतीय पहले स्थान पर आया है आर्थिक विकास। क्यों? क्योंकि उनके पास सूचनाओं का जो प्रवाह है वो बनता रहता है, अनवरत चलता रहता है, और वो उसी के अनुसार अपने जो पैसा है, अपना जो आय है, उसको उसे विनियोग करते रहते हैं, और उसी की वजह से आज भारत है वो आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। यही चीज है, चाहे कितने ही कोरोना आ जाए, हमारा देश न झुका है न झुकेगा, क्योंकि उसे पता है कि आर्थिक विकास कैसे करना है। आगे बात आती है जन्म दर। दोस्तों, जिस राष्ट्र में जन्म दर अधिक है उसे पहले माना जाता था कि यह विकास के लिए अवरोधक है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो कुछ देश नेस्तनाबूद हो जाते, लेकिन वो आज आर्थिक गति में वृद्धि लिए हुए हैं। आर्थिक विकास जो उनका है वो गति पकड़ चुका है। जन्म दर जहां सबसे ज्यादा है उसे अधिक मानवीय विकास माना जाता है उस देश का, क्योंकि वहां पे अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं हैं। मानव विकास में क्या जरूरी है? चिकित्सा, रोटी कपड़ा और मकान। चिकित्सा जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, ये होगा तभी तो आगे सोच पाएगा। तो जन्म दर कब अच्छी होगी? जब चिकित्सकीय सुविधाएं ज्यादा होगी, खान पान अच्छा होगा, पालन पोषण अच्छा होगा, तभी तो होगा। उसके बाद बात आती है मृत्यु दर। मृत्यु दर में कमी भी विकास को दर्शाती है कि वहां पे कितनी अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं हैं। पहले जहां मृत्यु दर ज्यादा थी, एक वक्त ऐसा था जब चेचक की वजह से एक घर में 12-12 लोग होते थे, उनमें से 2 या 3 बच पाते थे। लेकिन ऐसा टीका इजाद हुआ क्योंकि चिकित्सा जगत ने बहुत ज्यादा विकास किया, और ऐसा टीका इजाद हुआ कि चेचक खत्म हो गया। ऐसा कोरोना के काल हुआ। मृत्यु दर भारत में अन्य देशों की बजाय बहुत कम रहा, क्योंकि भारत ने उसे कंट्रोल करने की जो तरीके इजाद किए वो किसी और राष्ट्र के समझ में भी नहीं है कि कैसे इजाद करें। तो ये मृत्यु दर है, उसे कंट्रोल करना भी मानवीय विकास है। यदि मनुष्य जीवित है, मोदी जी ने एक बात कही थी जब कोरोना काल आया, तो बोला
कि मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि मैं कम से कम जनहानि होने दे। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जीवित रहे, मेरी जनता जीवित रहे। यदि जनता रही तो मैं आर्थिक विकास और कर लूंगा। यदि जनता ही मेरे साथ नहीं है, जीवित नहीं है, तो मैं किसके लिए और किसके साथ करूंगा आर्थिक विकास? तो मानव का विकास सोचने की जो ये नया सिद्धांत मोदी जी ने दिया है वो अप्रतिम है, अनोखा है, लेकिन सोचने का नजरिया बदलता है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य है तो फिर उठकर विकास की बात कर लेगा, यदि वही नहीं रहा तो काहे का विकास, किसके लिए विकास? तो उन्होंने कहा उनके अनुसार विकास, आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र है वो है मानव का विकास। यदि मनुष्य विकास करेगा, डेवलपमेंट होगा मनुष्य का, तो देश का स्वतः विकास हो जाएगा। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर। दोस्तों, शिशु मृत्यु दर वो भी कौन सा? बालिका मृत्यु दर। जितनी ज्यादा जिस राष्ट्र में होगी वह देश उतना ही पिछड़ा माना जाएगा, क्योंकि सोच, मानव के विकास में जो सोच आती है वो सबसे अहम मुद्दा है। एक वक्त ऐसा था कि जब बालिकाओं को होते ही मार दिया जाता था, तब विकास इतना अच्छा नहीं था। हम आर्थिक विकास के लिए बगले जानते थे कि हमें वहां से आयात करना पड़े ये चीज सामान। लेकिन जब से हम दोनों को समान दृष्टि से देखने लगे हैं, मानव का विकास तीव्र गति से होगा, क्योंकि हमारी सोच में बदलाव आया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारी आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि हुई तो दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं हैं वो दूर होती है। सती प्रथा, उससे हमने निजात पाया। बाल विवाह, उससे हम कोसों दूर हो गए। बीमारियां, वो तो हम जानते नहीं अब क्या होता है। कोरोना जैसे होके निकल गया है तो और तो बीमारियां कहनी क्या है। हम हर क्षेत्र में, चिकित्सा के हर क्षेत्र में हमने क्या किया, विजयश्री हासिल किया। तो यही तो मानव विकास है। मानव का जीवित रहना और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वह चहुमुखी विकास करे, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। यही तो मानव विकास है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति का चहुमुखी विकास मानव विकास है, और इसी को विकास का प्रतिमान माना जाता है। केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, मनुष्य का विकास ही किसी देश का आर्थिक विकास का प्रतिमान हो सकता है, ये विकास का प्रतिमान हो सकता है। उसके बाद आया सामाजिक विकास। दोस्तों, जब सामाजिक विकास की बात आती है, समाज के विकास की बात आती है, तो कहा जाता है कि समाज क्या है? समाज हम किसको कहेंगे? कुछ व्यक्तियों के घर को नहीं। एक ऐसा परिवार जिसमें 20 लोग रहते हैं वो समाज नहीं है। समाज उसको कहते हैं सबसे छोटी इकाई है परिवार, परिवार के बाद समुदाय, समुदाय के बाद में धर्म, समुदाय के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद विश्व। तो दोस्तों, समाज क्या है? पूरा विश्व समाज है। वसुधैव कुटुंबकम, ये तो समाज है। ए निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उद्धार चरिता नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। जो उच्च विचार वाले हैं उनके लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है, और इसी विचारधारा ने जन्म दिया सामाजिक विकास के प्रतिमान को। उनका कहना है कि गुलामी के बाद समाज के विकास के लिए नीतियां, योजनाएं अपनाने पर बल दिया गया कि समाज का विकास कैसे हो, कैसे कुरीतियों को दूर किया जाए। हम जिन बंधनों में बंधे हुए थे, हम छोटी छोटी प्रथाओं को मानने लगे थे, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, इनमें बंद कर रह गए थे। हम इन बेड़ियों में बंद कर रह गए थे। किसी के चेचक होता तो हम इसे देवी प्रकोप मानने बैठ जाते थे, और मृत्यु दर ज्यादा होती गई। और लोगों को अन्य देशों में ये हुआ कि बाहर था, कोई चिकित्सा नाम की बात कोई नहीं जानता, चिकित्सा होती क्या है वो वहां है ही नहीं। दोस्तों, जब ये हम इनसे दूर होते गए, इन अंधविश्वासों से, और हम बहुत नजदीक से देखने लगे कि हमारी जो सामाजिक संरचना है वो क्या होनी चाहिए,
तो उसके लिए हमने नीतियां, कानून बनाने शुरू किए। कानून कैसे? बाल विवाह करता हुआ पकड़ा गया तो ये होगा। हमने विवाह की निश्चित आयु निर्धारित की, लड़कियों की 18, लड़कों की 21, राइट। उसके बाद हमने मतदान के लिए भी आयु निर्धारित की 18 साल। हमने और भी विधवा विवाह को बल दिया। हमने सती प्रथा को रोकी। आज कहीं सती प्रथा का बोलबाला नहीं, कहीं भी नहीं। एक ऐसा युग था जब सती प्रथा सबसे ज्यादा सब चढ़ के बोलती थी। बाल विवाह, जन्मते शादी कर दी जाती, जन्म से पहले। तो इन सब से हमने क्या किया? पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इन सबको हमने दूर करने में बहुत ज्यादा विजयश्री हासिल की। और यही है सामाजिक विकास का, कि हमने सामाजिक विकास की दिशा में बहुत उत्तरोत्तर उन्नति की। दोस्तों, MSA राव के अनुसार सामाजिक विकास की आर्थिक विकास को शामिल करती है। सामाजिक विकास जो है वह आर्थिक विकास को भी शामिल करता है, लेकिन भिन्नता है कि समाज के समग्र विकास पर जोर देता है। सामाजिक विकास क्या कहता है? आर्थिक विकास ही केवल विकास नहीं है। ये कहती है कि सामाजिक विकास किसको कहते हैं? क्योंकि समाज में सारी चीजें आती हैं, अर्थ, राजनीति और समाज, तीनों चीजें हैं। इन तीनों चीजों में चहुमुखी विकास को ही हम वास्तविक विकास कह सकते हैं, और यही विकास के प्रतिमान कहलाएंगे। उनका ये मानना था और यही उन्होंने माना। लेकिन अब एक ऐसे थे जिन्होंने बताया कि सामाजिक क्षेत्र में जो हम उन्नति कर रहे हैं उसके सूचक क्या है। जे.के. पोसोइन, अब दूसरा MCQ आ गया। उन्होंने बताया, किसने? जे.के. पोसोइन ने बताया कि अर्थ जो सामाजिक विकास है उनके सूचक क्या है। तो क्या है? सांस्कृतिक, मानसिक पृष्ठभूमि जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं और जो आर्थिक विकास से भिन्न कार्यों करने के लिए अब उनकी इच्छा, अनिच्छा, योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति उत्पादन में लगेगा, किस आधार पर लगेगा? केवल पैसे के लिए नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो कहां काम करेगा? अच्छा वातावरण मिले, कार्यकारी वातावरण मिले, प्लस मधुर संबंध बने। मधुर संबंध कब बनेंगे? जब व्यवहार अच्छा होगा सामने वाले का। तो ये क्या है? उसकी योग्यता, अच्छा, इच्छा, अनिच्छा पर निर्भर करती है काम करने की शक्ति। क्यों? क्योंकि यदि उसने, मालिक ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा तो कार्य नहीं करेगा। वो कहेगा, ले तेरी पकड़ नौकरी, कहीं और अच्छा काम मिल जाएगा, तो उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद है संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, समूह व सामाजिक संगठन लोगों को क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग करने पर बल देते हैं। जो समूह है, संगठन है, वो उन्हें प्रेरित करते हैं, काम के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया बैठे मत रहो, काम करो। जैसे मनरेगा है, उसके अंदर लोगों से काम के प्रति पैसे, अनाज दिया जाता है। तो उन्हें कहा जाता है बैठे बैठे हासिल मत करो, क्योंकि जो कार्यशील या कार्यकारी पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है, वो खत्म हो जाए, और प्रत्याशा जो दर है जीवन की वो खत्म हो जाए। तो हमें करना क्या? हमें काम करना है, उत्पादकता में वृद्धि करनी है, तभी हम देश के विकास में योगदान दे पाएंगे। उसके बाद बात आती है वित्तीय रूप से सामना करने में जो नियम सक्षम होते हैं वह आय के पुनर्वितरण के माध्यम से पुनः वहां तक पहुंच जाती है। क्या होता है दोस्तों? हमने माना कि जनसंख्या बढ़ी और मांग में बढ़ी, मांग में वृद्धि आई, और जो हमने बचत थी वो विनियोग में लगा दी। ठीक है, यही तो है। और वो विनियोग क्या हुआ? उत्पादकता में वृद्धि करेगा। दोस्तों, वही चीज पुनः हम तक लौट कर आती है, क्योंकि हम भी तो काम करते हैं, कहीं पे हम नौकरी करते हैं, हमें जो तनख्वाह मिलती है वही लौट कर हमारे पास पुनः आ जाती है। तो ये चक्कर चलता रहता है, और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में बाधक नहीं है, जबकि उसे प्रमाण पर चढ़ाता है। उसके बाद है समाज की कल्याणकारी सेवाएं जरूरतमंदों की सहायता करती है, जो कि सामाजिक विकास पर ही निर्भर है। कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है किसी की सहायता करने में, तो ऐसे लोगों के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, योजनाएं, कार्यक्रम है जो कि ऐसे लोगों की हेल्प करती है।
जिससे कि वो सक्षम होकर दूसरों की सहायता कर सके। तो ये क्या थे? 3 हो गए, आर्थिक विकास, मानवीय विकास और सामाजिक विकास। 3 प्रतिमान हो गए किसके? विकास के। और ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं। मैं बता दूं, इसके पीछे वहां की परिस्थिति भी निर्भर करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सतत विकास क्या होता है। दोस्तों, सतत विकास की एक ही परिभाषा है, प्राकृतिक संसाधनों का विद्रोहन करते जाते हैं। हमारे पास संसाधन, हम सोचते हैं कि हाँ करते जाओ इनका विद्रोहन, लेकिन दोस्तों स्थिति ये आती है कि हमारे पास लास्ट में नीलबट्टा सन्नाटा बचता है, कुछ नहीं। हमने दोनों हाथों से नहीं, पांवों से भी जो हमारे पास साधन थे, संसाधन थे, उनका यूज करना शुरू कर दिया। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि का कटाव, ये सारे हमें भोगने पड़ते हैं। और अंततः यही हमारी प्रगति नहीं, हमारे विनाश का कारण बनती है। दोस्तों, एक युग ऐसा था जब हमारे पास असंख्य हमारे पास प्राकृतिक संपदा थी। आज सोचकर ही डर लगता है कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, क्योंकि हम सतत विकास की बात तो करते हैं, लेकिन सतत विकास में हम प्राकृतिक संसाधनों का विद्रोहन इस कदर कर लेते हैं कि देखिए, प्राकृतिक संसाधन एक स्थिति तक ही बढ़ते हैं, उनकी भी एक मर्यादा तभी तक बढ़ पाएंगे, उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी वजह से मैं बता दूं आपको, जो पेट्रोल, जो आपको प्राकृतिक संसाधन पहले फ्री में मिलते थे, आज उनके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। तो वो बचत कहां जाएगी? वो उनमें गई। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? दोस्तों, जितने भी प्रदूषण है और जितनी बीमारियां हैं, वो सारी हमारे ये जो सतत विकास के हमने बहाने ये जो प्राकृतिक संसाधनों का विध्वंस शुरू किया, उसी की वजह से हम उनका इस कदर हावी हो गए उनके ऊपर कि भैया इनका विध्वंस कर लो। आज मैं बता दूं दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जो हमारा पीने का पानी है, उसे हम विकास से जोड़कर देखें तो हमारे एक एक बूंद इतना कीमती है कि आने वाले दिनों में शायद पानी का नामो निशान ना मिले। दोस्तों, बहुत सोचनीय विषय है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि विकास के प्रतिमान क्या है, विकास के मापदंड क्या है, जो विकास को सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि किस देश में कितना विकास हुआ। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जाते जाते एक बात बता रहा हूं, जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधक तत्व नहीं है। यदि ऐसा होता तो चीन और भारत आज समाप्त हो चुके होते। दोस्तों, उनकी जो शिक्षा हुई, उनकी जो विकास हुआ, उसी की वजह से आज भारत और चीन है वो आज आर्थिक विकास में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। तो दोस्तों, नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया क्या? हम जो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, उसे यदि हम सही ढंग से दोहन करना शुरू करें तो हम जल्दी ही एक विकसित राष्ट्र की फेहरिस्त में, लिस्ट में सबसे आगे खड़े मिलेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल, क्योंकि परम क्लासेस चैनल आपको उन मुद्दों से रूबरू करवाता है जो कि सोचनीय है, जो कि मनन और चिंतन के लायक है, केवल मीडिया के लिए नहीं। हमारा जो प्रतिदिन का जो रवैया है, प्रतिदिन के जो विषय है, उनके बारे में हम बात करते हैं टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों, आपको भी नजर परम क्लासेस चैनल के हर वीडियो पर रखनी पड़ेगी, ताकि आपको वो हर चीज मिल सके जो कि आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।